चलो आ जाओ बेटा। ठीक है, क्या बात है, आपको याद है हमने बेटा क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। मैंने आपको एक बात बोला था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। हाँ बेटा सुनो, अब मैंने आपको ये बोला था बेटा, दो वेक्टर को कोई भी ऑपरेशन करना हो आपको, मतलब वेक्टर ऑपरेशन के लिए, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, आपको दोनों वेक्टरों का क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। ये बात क्लियर है? उसके बाद ही आप सोचने में ऐड करूंगा, अगर ये नहीं दिया होता ऐड का सोचना भी नहीं। ठीक है ना? हाँ। तो और एक बात मैंने, फिर हमने क्या पढ़ा था, ये बात तो मैंने बोली थी कि ऑपरेशन के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए और हमें उनके बीच का एंगल। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा था, हमने सोचा था पहले हम ऐड करेंगे, दो वेक्टर को सीखेंगे हम ऐड करना। उसमें हमने सबसे पहला कौन सा लॉ देखा था? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो एडजेसेंट साइड्स लोगे, अगर आप क्या लोगे बेटा? दो एडजेसेंट साइड्स, अगर आप दो एडजेसेंट साइड्स लोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप दो एडजेसेंट साइड्स, मान लो ये है, ये एडजेसेंट साइड और ये एडजेसेंट साइड, अगर आप इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है बेटा, फिर इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का सम अगर आप करोगे, उनका तो रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर देता है बेटा जी? डायगोनल वेक्टर, जो अलोंग द डायगोनल होगा, ये वाला वेक्टर। और ये डायगोनल हमेशा इन दो वेक्टरों के बीच में निकलनी चाहिए। इसमें बेटा इस पैरेललोग्राम में और एक डायगोनल ये है, ये नहीं, जो इनके बीच में पास हो जाए, ठीक है। फिर हमने देखा था अगर इसका ये मान लो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। मैंने बेटा जी आपको ये बोला था हमारा एम क्या रहेगा? हमारा एम रहेगा क्या? हमारा एम रहेगा बेटा, एक तो ये रिजल्टेंट निकालना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। यही बोला था मैंने। किसी बच्चे ने पूछा था सर अगर बी से निकालेंगे, तो मैंने बोला था इसको बीटा नाम दे दो, और बेटा बीटा कुछ नहीं होता है, वो होता है थीटा माइनस अल्फा। मेरी बात क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में बीटा से पूछे, मतलब बी से पूछेगा, तो आप लिखना थीटा माइनस अल्फा। ये बात तो क्लियर है। तो अगर आपने देखा होगा, जब मैंने डिराइव कर लिया, मैंने आर का भी वैल्यू निकाला था, कितना आया था ये रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो तुझे हमेशा याद होना चाहिए। इसके बगैर बेटा तू दो वेक्टर को नहीं जोड़ सकता, ये तुझे पता होना चाहिए। वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। और बेटा मैंने आपको बोला था अल्फा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप वेक्टर निकालोगे, वेक्टर के पास हमारे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन हम हमेशा, जब दो वेक्टर आप जोड़ोगे, आप बोलोगे इस वेक्टर से कितना दूर है या इस वेक्टर से कितना दूर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन आप कुछ भी कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। और जब हम दो वेक्टर की बात करेंगे, मैं आपको बोलूंगा ए वेक्टर ईस्ट की तरफ है, तो आप बोलोगे जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिधर भी आएगा। मेरी बात क्लियर है? और इस tan अल्फा का वैल्यू कितना आया था बेटा जी? b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट इज a? व्हाट इज a here? Magnitude of a. What is b? Magnitude of b. What is theta? Angle between a and b. मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? पहले हाँ या ना बताओ। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है ना? चलो जी बेटा, चलो ये तो हमारा पिछला लेक्चर था, हमने ये भी निकाला था, हमने tan अल्फा भी निकाला था। अब दो चार क्वेश्चन हम इस पे करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। चलो बेटा जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सिंपल सा क्वेश्चन दे दूंगा। बेटा मैंने बोला बीटा अगर आपको निकालना है तो tan बीटा क्यों निकालेगा तू? अभी उस उधर मत जा तू ज्यादा। अगर तुझे बीटा पूछेगा तो तू सीधे थीटा माइनस अल्फा कर, तू अल्फा ही निकालेगा और फिर माइनस थीटा में माइनस करेगा, ठीक है? हाँ ये चीज है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड में दिक्कत है क्यों? बोर्ड में कुछ दिक्कत है बेटा? नो बेटा, आपकी साइड से कुछ होगा। क्लियर है? चलो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, चलो एक क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन। अब बेटा आप इस पॉइंट पे पहुंच गए कि अब आप वेक्टर को जोड़ सकते हो, इस पॉइंट पे आप पहुंच गए। मान लो बेटा मैं आपको दो वेक्टर दे दूंगा, ये एक वेक्टर है, मान लो बेटा जी ये है 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स बेटा वेक्टर है, मैंने मान लिया 10 न्यूटन है, ठीक है। दूसरा इधर लिया मैंने और एक, इसको भी 10 न्यूटन मान लो,
कैलकुलेशन इजी के लिए मैंने इसको भी 10 न्यूटन मान लिया। ठीक है बेटा जी, इनके बीच में जो एंगल है वो आपको दिख ही रहा है, वो कितना है बेटा जी, 90 डिग्री। कितना है बेटा जी, 90 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। आपको पूछा है a प्लस बी निकालो। अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये वेक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, और थीटा आपको 90 दे रखा है। ओके सर, क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी गुड। बेटा आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो तो वेक्टर है, फिर उसकी डायरेक्शन मतलब अल्फा, बोथ निकालो बेटा। एक तो आप आर निकालो एंड अल्फा। ठीक है, चलो। कई बच्चों का आंसर आया √200। √200 आया, राहुल का √200 आ गया, राहुल चौधरी का आ गया, और आया अर्पित का भी आया √200। ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो बेटा, सॉल्यूशन में लिखूंगा। अब मुझे पता है रिजल्टेंट किसके बराबर। एक बात बताओ, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, हाँ सर दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, इनके बीच में एंगल दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा बेटा, √a² दैट इज 10 स्क्वायर प्लस b² दैट इज 10 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a भी 10 है बेटा, b भी 10, ठीक है, प्लस 2ab, a कितना 10, b कितना 10, cos ऑफ 90 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, 45 डिग्री आया अल्फा, वेरी गुड। tan अल्फा नहीं बेटा, अल्फा आया होगा, ठीक है, अल्फा दैट इज एंगल। तो ये मैंने सही लिखा, सब बताओ हाँ या ना, इज दिस राइट? ये बेटा क्लियर है सबको? यस। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, 90। अच्छा बेटा आपको पता होगा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, तो बचेगा ओनली √10² दैट इज 100 प्लस 10² दैट इज 100। कोई बात, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो बेटा जी ये आएगा √200, सबका सही था बेटा, √200 इज राइट आंसर। ठीक है, वेरी इजी। हाँ बेटा इजी, आराम से है ना, वहीं पहुंचेंगे हम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10√2 लिख सकता हूं ना, 100 इंटू 2, मतलब 10 का स्क्वायर करो वो बाहर आ जाएगा, तो 10√2 लिख सकता हूं। बेटा मैंने कल भी कहा, यश बेटा मैंने कल भी आपको कहा कि ये क्वेश्चंस अभी, क्वेश्चन यहाँ पे आप ओनली पढ़ाई के रिलेटेड पूछोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे ये आप बाद में पूछ सकते हो। यहाँ डिस्टर्ब मत करो बेटा, यहाँ पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो बस। जो आपको क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ मैसेज करो, कॉल करो, उसका आंसर मिलेगा, पढ़ाई के रिलेटेड जो नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड थीटा? बेटा थीटा भी एंगल है, अल्फा भी है, वो बस डिनोट है, नोटेशन है, नोटेशन है। हम थीटा से भी डिनोट करते हैं, अल्फा से, मतलब इसको डिनोट करते हैं इससे। ये तो 10th क्लास में देखा होगा ना थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये डिनोट करते हैं, नोटेशन है, ये कोई और चीज नहीं है। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड आया, अब आप इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, मतलब इसका अगर रिजल्टेंट में मानूंगा ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका आ गया कितना, 10√2, कोई दिक्कत नहीं, 10√2 आ गया। हाँ सर आ गया, तो मतलब आपने दो वेक्टर को जोड़ा, एक 10 न्यूटन एक 10 न्यूटन, 20 न्यूटन नहीं आया आंसर, आंसर आया 10√2 न्यूटन। कितना बेटा, 10√2 न्यूटन। अब मैं आपको पूछ रहा हूं बेटा, इसका आपको अल्फा निकालना है, ये अल्फा, ठीक है, तो आप tan अल्फा निकाल सकते हो। आपको tan अल्फा की फॉर्मूला पता है, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। अच्छा b sin थीटा, b कितना बेटा, 10, sin थीटा sin ऑफ 90 बिकॉज थीटा इज 90 हियर, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। a कितना 10 प्लस b cos थीटा, b कितना बेटा, b b 10 cos थीटा दैट इज cos 90। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करो। 10 साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 cos 90 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1। बात सुनो, ये आ गया 1। तो बेटा जी आपने ट्रिग्नोमेट्री ये सुना होगा, आपका tan अल्फा किसके बराबर, 1। तो आप 1 कब होता है tan का वैल्यू, तो आप लिख सकते हो बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45। अरे 45 डिग्री पे ही तो होता है वैल्यू। अब अगर ये बराबर है तो आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको डायरेक्शन भी मिली और आपको मैग्नीट्यूड भी मिला।
कैसे करना है सर, tan अल्फा कैसे करना है बेटा? tan अल्फा की फॉर्मूला है ना b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। तूने भी लिखा, अब b भी यहाँ पे tan है, a भी tan है, तो तूने लिखा b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूला में पुट किया बस, और कुछ नहीं किया बेटा जी। फिर क्या आया tan, अब cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1। अब 1 आ गया तो tan अल्फा 1 के बराबर। अब 1 कब होता है बेटा? tan का वैल्यू 45 पे ही तो होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फॉर्मूला आपको पता नहीं है? फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ना बेटा tan अल्फा की, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, अभी तो लिखाया था। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है tan अल्फा की, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन सिंपल था बेटा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है ना। पहले ही टफ क्वेश्चन नहीं कराया जाता, फिर तो आपको फिजिक्स टफ लगेगी, जो कि है नहीं रियलिटी में, है ना, बिल्कुल सिंपल है। चलो बेटा जी, इसको, ये हो गया सबका, सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? नो, जल्दी करो बेटा जी, जल्दी जल्दी करो, नोट इट डाउन। चलो ठीक, और एक क्वेश्चन बेटा, और एक क्वेश्चन लेंगे। नो सर, बहुत टफ है फिजिक्स बेटा। चल तू ध्यान दे, अगर तेरे को टफ लगी तो मेरे को बता देना 10-15 दिन के बाद, ठीक है? अगर तेरे को टफ कोई भी चीज लगा तो मेरे को बता देना, सर ये टफ है। कुछ टफ नहीं है, बस फॉलो करना पड़ेगा तेरे को, फॉलो इन द सेंस तेरे को पूरा करना पड़ेगा काम। और अगर कोई चीज बताया जाएगा तो इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना तू सो के दिखेगा सर पढ़ा रहा है कुछ, ऐसे नहीं, ध्यान से पढ़ेगा तो टफ नहीं है, ठीक है ना? चल देखो, और एक क्वेश्चन करो, सिंपल सा और एक क्वेश्चन दे दूंगा। मान लो बेटा, अब जरूरी नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10, इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे और एक वेक्टर बी है, इसका भी 10 है, थोड़ा इजी करेंगे कैलकुलेशन। और यहाँ पे मान लो बेटा जी 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है बेटा। निकाल सकते हो रिजल्टेंट? निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना बोलो, यस। कैलकुलेट करो रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड आर एंड अल्फा। आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड अल्फा, अल्फा मींस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है? अच्छा निकालो, तो आप लिखोगे वही फॉर्मूला, कौन सी बेटा? आर किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या बात है, सबको याद होगी अब फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका मतलब है आर आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड भी बेटा 10 स्क्वायर, प्लस 2a 10 b 10 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 60 डिग्री, रूट 300 इज आंसर। अच्छा बेटा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू, ये चीज आपको पता है ना? कॉस 60 का वैल्यू बताओ बेटा, अरे कोई तो बोलो। 1/2, सही। तो 100 प्लस 100 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, वो 2 से कट जाएगा तो ये भी बचेगा 100, तो ये आ गया रूट 300। तो इसको मैं 10√3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा जी? 10√3 भी आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, इतना आ गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। अब अल्फा, tan अल्फा निकालना है, क्या दिक्कत है tan अल्फा निकालने में? tan अल्फा b sin थीटा, मैं लिखूंगा फॉर्मूला एक बार, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। आप भी लिखोगे जब तक आपको ये याद हो जाएगी फिर, ठीक है? एक दो बार जब आप लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। b sin थीटा, b कितना बेटा? 10 sin थीटा sin 60, ठीक है बेटा जी, डिवाइड बाई a कितना? 10 प्लस b 10 cos थीटा मतलब cos 60। चलो बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 10 sin 60 का वैल्यू रूट 3/2,
तो 10 इंटू √3/2, चलो ये तो ऊपर हो गया, डिवाइड बाई ये हो गया 10 प्लस 10 इंटू cos 60 का बेटा 1/2। मेरी बात क्लियर है? ये हो गया 25, तो ये आ गया ऊपर 5√3 डिवाइड बाई 15। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सॉल्व करना है, अल्फा कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको ज्यादा कराए ताकि आपको ये अल्फा अल्फा का, क्योंकि बहुत बार वेक्टर में ऐसा यूज होएगा। इसको 5 1s 5 3s कर सकते हैं आप, तो आपका tan अल्फा जो आ गया, tan अल्फा बेटा जी आ गया आपका √3/3, यही आया, यही आया। अब बेटा देखो इसको यहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो, √3 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो √3 से, कर सकते हैं मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, tan अल्फा कितना आ गया बेटा जी, 3 डिवाइड बाई 3√3। हाँ सही है सर, 3 और 3 कट जाएगा, तो मतलब tan अल्फा का वैल्यू आ गया 1/√3। अच्छा 1/√3 कब होता है tan का वैल्यू, 30 डिग्री पे, क्या बात है, वेरी गुड। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है बेटा। हाँ बेटा कभी कभी आपको आंसर लाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे आप, कर लो क्वेश्चन, बस हो जाएगा सब कुछ, है ना, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा जी, मैं कह रहा हूं ना, कोई चिंता नहीं करना है। लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी। वेरी इजी सर, नमन को तो बहुत इजी लग रहा है, क्या बात है। तो मतलब आपने वेक्टर को जोड़ना सीख लिया फिर तो, है ना। अब नहीं कह सकते ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, आपने कहा था सर 5 न्यूटन, शायद मैंने बोला था, यहाँ 5 न्यूटन और 2 न्यूटन बोला, आपने बोला था सर 7 न्यूटन, लेकिन 7 न्यूटन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, अब हम उस रिजल्ट को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। चलो हो गया, डन। इसमें डिफिकल्ट करा दो थोड़ा, बेटा वहीं पहुंचेंगे, मैंने कितनी बार बोला तेरे को, तू आसान, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना ये डिफिकल्टी मान लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है सारे, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। सर आई एम नेहा नॉट नमन, तो नमन नमन लिखा है बेटा, फिर नेहा लिखा करो इसमें आईडी में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नेहा बोलूंगा बेटा, ठीक है। चल ठीक है, ओके। अब बेटा बात सुनो, अब मेरी बात सुनो पहले, क्वेश्चन तो कर लिया आपने, आपको पता चल गया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है और उनके बीच में एंगल दे रखा है, तो मैं उनको जोड़ सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो जोड़ दूंगा उनमें उनको वहां से वेक्टर ही मिलेगा, और उस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, और उसकी डायरेक्शन क्या है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, हैंड रेज नहीं करनी। देखो बेटा आपका रिजल्ट जो आया था, रिजल्टेंट आया था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये ऐड की बात है बेटा, अभी सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया हमने, बस एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। अर्पित बेटा हैंड रेज नहीं करना है, डायरेक्ट जो पूछना है डायरेक्ट पूछ सकते हो। r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये है। अब बेटा इस रिजल्ट को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। देखो कैसे, मैं केस फर्स्ट ले लूंगा, मैं क्या करूंगा सुनो, मैं देखूंगा, बोर्ड क्लियर नहीं है, केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में मैं आपको बताऊं, देखो अब बात यह है कि बेटा अगर आप इसको देखोगे, रिजल्टेंट दे रखा है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ब्लर हो रहा है, बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या बेटा, थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है बीच बीच में ना, फिर क्लियर भी हो जाता है, आप डिस्टर्ब करते हो फिर ज्यादा लिखते लिखते। थोड़ा बहुत है, जब तक आपको ये रीड कर सकते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, चलो ठीक है। तो आर आपका आ गया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये तो आपने रिजल्टेंट निकाला, हाँ सर ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी को फिक्स कर दूंगा, ए और बी को फिक्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा फिक्स, मतलब ए मान लो 10 है, बी मान लो 20 है, तो फिक्स कर दिया। अब मैं आपको पूछूंगा बेटा बताओ इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, मेरी बात क्लियर से ध्यान से सुनना ये बात।
मैं आपको बोलूंगा बेटा इस आर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम कब होगा। आप कहोगे सर जब कॉस्ट, मैंने बोला इफ ए एंड बी आर फिक्स्ड, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैं फिक्स करूंगा, कर दिया फिक्स। अब किस पे डिपेंड करेगा? आर ओनली। ए और बी फिक्स हो गए बेटा, अब डिपेंड करेगा बस थीटा पे। आपको पता होगा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, जरा बताओ आप ही। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। वेरी गुड। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब जो कॉस थीटा है ना बेटा, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। ठीक है बेटा जी, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू -1 सबसे कम और +1 सबसे ज्यादा, यही तो वैल्यू होते हैं इसके। हाँ, इसी के बीच में एक वैल्यू आएंगी, और -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस कॉस थीटा को मैक्सिमम करूंगा तो आर मैक्स आएगा, अगर इस कॉस थीटा को मैं मिनिमम करूंगा तो आर मिनिमम आएगा। मेरी बात क्लियर है? आर डिपेंड करेगा बेटा कॉस थीटा पे। कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा अगर मिनिमम होगा तो आर मिनिमम होगा, क्योंकि मैंने ए एंड बी फिक्स कर दिए। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। अब केस फर्स्ट क्या लेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैंने थीटा को कितना मान लिया? 0 मान लिया। इस केस में बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में ऐसे होंगे, ये मान लो वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर बी, इसी का मतलब है 0 एंगल। दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है बेटा? कितना है? 0 है। ठीक है बेटा, इस केस में अगर आप देखोगे क्या आ जाएगा आर, जरा देखो। आर आएगा √A² + B² + 2AB cos 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0? 1। क्या बात है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा √A² + B² + 2AB, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1। cos 0 का वैल्यू कितना है बेटा? 1। ये तो कुछ जानी पहचानी फॉर्मूला लग रही है मुझे, A² + B² + 2AB। किसका है, क्या फॉर्मूला है ये? A + B का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √A + B का होल स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, पहले हाँ या ना बताओ। हाँ, आइडेंटिटी है ना बेटा, A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। ठीक है? हाँ सर ठीक है। स्क्वायर और रूट कट जाएगा, और आर कितना आ जाएगा बेटा? A + B। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। मेरी बात क्लियर है? तो रिजल्टेंट आ गए A + B। क्या बात है, मतलब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन 7 न्यूटन के बराबर भी हो सकता है। कब? जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मेरी बात क्लियर है? तो मतलब रिजल्टेंट सीधे दोनों वेक्टरों को ऐड करना है। कब? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट आपका सीधे A + B होगा। मतलब बेटा जो मैंने आपको उस टाइम क्वेश्चन दिया था पहले लेक्चर में, मैंने बोला था 4 न्यूटन + 3 न्यूटन, ऐसे बोला था मैंने, 4 न्यूटन + 3 न्यूटन। मैंने बोला था बताओ कितना, आपने कहा था 7 न्यूटन। मैंने उस टाइम बोला था नहीं बेटा, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 से लेके 1 से लेके 7 तक। आपने बोला था सर हमें ये कुछ समझ नहीं आया, बट बेटा 7 भी हो सकता है। कब? अगर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो सीधे आप जोड़ोगे, आर आएगा A + B के बराबर। मेरी बात क्लियर है? केस फर्स्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बेटा जी ये जो आर है ना, इसको आप आर मैक्सिमम भी लिख सकते हो। क्यों? इसको आप आर मैक्सिमम भी लिख सकते हो। आर मैक्सिमम A + B के बराबर आया। सर आपने आर मैक्सिमम क्यों लिखा इसमें? बेटा मैंने आर मैक्सिमम इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो cos थीटा का होता है वो होता है 1। मैंने यहाँ पे cos 0 लिया, उसका वैल्यू 1 आया, तो इसका मतलब आर मैक्सिमम है ये। इससे ज्यादा वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता दो वेक्टर को जोड़ने के बाद। मैक्सिमम वैल्यू वही आ सकता है जो उनका डायरेक्ट जोड़ने पे आएगा। जैसे आपने 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जोड़ा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इनका 7 न्यूटन आ सकता है, तब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे दूंगा, ऐसे आप ज्यादा समझोगे। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, कोई पर्सन आ गया यहाँ से, उसने मुझे यहाँ से कोई पर्सन, यहाँ से मुझे कोई पर्सन आया, उसने मुझे इधर 2 न्यूटन से खींचा। ठीक है बेटा जी,
उसने मुझे यहाँ पकड़ के 2 न्यूटन से खींचा, और एक पर्सन आया वहीं से, उसने भी मुझे 2 न्यूटन से इधर ही खींचा, तो मैं किधर जाऊंगा? इधर ही, इसी डायरेक्शन में जाऊंगा ना। 4 न्यूटन लग गए एक ही डायरेक्शन में। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो यही बात होती है वेक्टर के साथ। देखो दोनों साइड एक ही इधर 4 न्यूटन लग रहा है इधर। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, देखो ऐसे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, इसको यहाँ पे कोई पकड़ के खींच रहा है इधर 10 न्यूटन से, और एक पर्सन यहीं से खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा जरा बताओ आप? 15 न्यूटन। वेरी गुड, क्योंकि इधर एक ही डायरेक्शन में दोनों खींच रहे हैं तो 15 न्यूटन लगेगा सीधे। अच्छा बेटा सही है। तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई? अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं या दोनों वेक्टर्स है तो वो सीधे जुड़ेंगे, और यही होता है अपना आर मैक्स। आर मैक्स क्यों होता है बेटा? यहाँ पे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है। मेरी बात क्लियर है सबको? चलो सर, हाँ सर ये केस तो समझ आ गया। अब केस सेकंड लेंगे। चलो बेटा केस सेकंड ले लो। अब केस सेकंड, केस सेकंड देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 180 क्यों लिया बेटा जी? पहले मैंने 0 लिया क्योंकि उस पे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू आता है, cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आता है 1, और कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है 180 पे -1, इसलिए मैंने 180 लिया। आप कह सकते हैं ना सर 60 क्यों नहीं लिया, 80 क्यों नहीं लिया, 90 क्यों नहीं लिया? आपने यही क्यों लिया बेटा? इस पे आप मेरे को मिनिमम आएगा सबसे कम, क्योंकि cos 180, बिकॉज cos 180 का वैल्यू ही होता है बेटा जी -1, इसलिए मुझे 180 ले लिया, क्योंकि इसमें मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपने देखा था जब cos का वैल्यू 1 था, +1 से cos का वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है? -1, इससे भी कम नहीं आएगा। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने थीटा मान लिया 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू -1 है, तो आपका आर मिनिमम आएगा। ये क्या आएगा बेटा जी? आर मिनिमम। और वो किसके बराबर आएगा जरा देखो, √a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। क्या मैं क्लियर हूं या नहीं हूं? मेरी बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? ओके बेटा, ठीक है। तो यहां से बेटा आर मिनिमम जो आएगा, आर मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, सुनो, √a², ठीक है बेटा जी, + b², ठीक है बेटा जी, + 2ab cos 180 का वैल्यू -1 है सर, पता है हमें। नेहा क्या हुआ? नेहा को समझ नहीं आया? नो सर, मतलब समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? कहां पे दिक्कत हुई बताना इसमें? नेहा कहां पे दिक्कत हुई जल्दी बताओ बेटा जी। केस सेकंड में मैंने केस फर्स्ट में मैंने थीटा मान लिया बेटा। मैंने देखो ए एंड बी फिक्स कर दिया। अब मैंने बोला जो बेटा आर है, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बस डिपेंड करेगा किस पे? थीटा पे। मैंने बेटा बोला थीटा का, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम थीटा -1 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कॉस थीटा -1 से -1 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा, बट लेस देन 1 और उसके बराबर भी आ सकता है। ठीक है, केस 1 a + b कैसे आए? वो तो बेटा करा दिया, आप उसी टाइम पूछ लेते, वो तो पीछे हो गया। फिर मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो आर मिनिमम में क्या किया आपने, √a² + b² + 2ab cos 180, ठीक है। अब आपने क्या किया, a² + b² + 2ab इंटू -1। -1 क्यों लिखा है? क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो बेटा आर मिनिमम जो होगा, आर मिनिमम आ जाएगा बेटा जी √a² + b² - 2ab। क्या आपने ये फॉर्मूला कहीं सुनी है, a² + b² - 2ab? क्या आपने कहीं ये फॉर्मूला सुनी है, a² + b² - 2ab किसके बराबर होती है? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, आप सही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर मिनिमम का वैल्यू जो आएगा, मैं लिख सकता हूं √a - b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो आर मिनिमम जो है बेटा जी वो है a - b। ठीक है, जब बेटा एंगल 180 होगा उस टाइम जो आर आपका आएगा मैग्नीट्यूड, वो सीधे उनके डिफरेंस के बराबर होगा। क्या बात हुई सर? ये
आपके पास एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है मान लो, और ये वेक्टर बी है। क्या ये 180 डिग्री एंगल है इनके बीच में या नहीं है? क्या इनके बीच में एंगल 180 है कि नहीं है? यस सर। अगर इनके बीच में एंगल 180 है, अगर इनके बीच में एंगल 180 है, तो मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अभी इससे पहले मैंने जब आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बोला था बेटा जी, मेरे को कोई 2 न्यूटन इधर खींचेगा और एक पर्सन मुझे 2 न्यूटन इधर से खींचेगा, तो मैं 4 न्यूटन इधर भाग जाऊंगा, मतलब 4 न्यूटन मुझे इधर खींचेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे हूं, मेरे को कोई पर्सन इधर से 2 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है, इधर से 2 न्यूटन से खींच रहा है और इधर से 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट 0 आएगा, जितना मुझे ये खींच रहा है उतना मुझे ये खींच रहा है, क्योंकि वेक्टर का माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस। ठीक है बेटा, ठीक है ना? व्हाट यू राइट आफ्टर ब्रैकेट? कौन सा ब्रैकेट बेटा? किस ब्रैकेट के बाद? बता दो, उसमें टाइम भी पूछ रही थी अपना। रीड। देखो मैं फिर से बोलूंगा थोड़ा बहुत, आप परेशान मत हो। एक बात सुनो पहले, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, आप बहुत बच्चे परेशान हो गए। आर मिनिमम, मिनिमम कितना? अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? अरे बेटा रिपीट करूंगा, बात तो सुनो। आर मिनिमम, आर मिनिमम किसके बराबर? ए माइनस बी। एक बात सुनो बेटा, अगर आपने यहां पे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं लिखूंगा b, सॉरी a माइनस बी बोला आपने, अगर मैं बोलूंगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सही होगा क्या? b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? अरे नो कैसे ही लिख रहे हो बेटा? b माइनस ए का होल स्क्वायर बताना कितना आएगा? वो भी आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा सेम आएगा वो भी, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, b माइनस ए का करो, सेम आएगा। तो इसका मतलब है चाहे आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, तो इसलिए क्या करूंगा मैं, इसको मॉड ले लूंगा। मॉड का मतलब है अगर आपको a बड़ा है तो माइनस बी करो, अगर आपको b बड़ा है तो माइनस ए करो। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर a बड़ा है तो माइनस बी करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे को किसी ने इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से मुझे कोई 2 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है बेटा? तो मेरे पे कितना फोर्स न्यूटन लग रहा है अभी? 8 न्यूटन। तो मैंने 10 में माइनस किया 2। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को कोई इधर 6 न्यूटन फोर्स कर रहा है, इधर मुझे कोई 3 न्यूटन कर रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है मेरे पे? 6 माइनस 3 दैट इज 3 न्यूटन। तो आपको हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा? मॉड लिया। ठीक है बेटा? तो आपको ये बात पता चल गया, ठीक है? मैं दोनों केसेस में फिर से बताऊंगा, सुनो एग्जाम्पल से अब समझाऊंगा। सुनो, मैंने आपको ये बोला, सुनो, मान लो आपके पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर आपका F1 है, वो है 5 न्यूटन। एक वेक्टर आपके पास बेटा F2 है, ये है 2 न्यूटन। ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी इनका मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, एक F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, एक F2 का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बेटा बोलूंगा, मैंने एंगल कुछ नहीं दिया, मैं आपको बोलूंगा बेटा मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है इन दोनों वेक्टरों से, आप बता सकते हो कितना? 7। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट जो मैक्स होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? दोनों को जोड़ना होता है बस। और वो तब होता है जब थीटा 0 होता है। अगर मैंने मैक्सिमम बोला तो आप समझ जाना थीटा इज 0, तो मतलब ये हुआ दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 भी इसी डायरेक्शन में और F2 भी इसी डायरेक्शन में। मेरी बात क्लियर है? अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आप इनको सीधे जोड़ोगे, तो आर मैक्सिमम यहाँ पे कितना आएगा? 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, मतलब सीधे 7 न्यूटन आपका आंसर। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा जी मुझे बताओ सबसे मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है इसका, आप लिखोगे सर आर मिनिमम हमने पता है कितना होता है, वो होता है a माइनस बी। ठीक है बेटा जी, और उसका मॉड लगाओ, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए। अब यहाँ पे a क्या है? 5 न्यूटन, दो b क्या है? 3 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो आप लिखोगे 5 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 3 दैट इज 2 न्यूटन इज योर मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने ये भी बोला था आपको, ठीक है ना? अरे क्लियर है ये? अब थोड़ा बहुत समझ आ गया ये कैसे करते हैं, आर मैक्स आर मिनिमम।
बेटा कोई भी दो वेक्टर हो, अगर आप उनको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, उनके बीच में एंगल हो। बट अगर आपको वो बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, आप सीधे बता सकते हो मैक्सिमम में थीटा 0 होता है। अरे कॉमन सेंस है बेटा, यहाँ पे देखो इस केस में सीधे ये जुड़ रहे थे, इस केस में क्या है, एक इधर लग रहा है F1 और एक इधर लग रहा है F2, तभी तो इनके बीच में एंगल 180 है। अब 180 एंगल क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम के लिए केस ही है जब थीटा 180। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात समझ। बेटा अगर थ्योरी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, ये फिर क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। आप पहले ही ऐसे लग रहा है आपको, और मेरे को समझ नहीं आया, बस दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब मैं नहीं कर सकता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिजिक्स में बहुत बहुत सारी चीज आपको क्वेश्चन करने के बाद अंडरस्टैंड होएंगी। ठीक है, अभी आपका इनिशियल फेज है, आपको भी पूरा पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, नहीं आएगा, 60% ही समझ आएगा, बाकी फिर क्वेश्चन करने के बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको थ्योरी से बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, फिर जब क्वेश्चन होते हैं उनको समझ आता है, हाँ ये तो एक्चुअल में ऐसा था। ठीक है, घबराओ मत बेटा, आप इतने मैसेजेस करते हो मैं खुद भूल जाता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल कुछ भी। ठीक है, चलो, अब ये दो केसेस आपने देख लिए। एक केस आपने देखा जब मैक्सिमम कब होगा वैल्यू, जब थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है बेटा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और वो कब होता है, जब थीटा 0 होगा। ये बात तो आपको शायद पता होगी, कॉस 0 होता है बेटा जी 1, और कॉस 180 होता है बेटा जी -1। ठीक, अब कोई बोलेगा सर, हाँ बेटा बोलो, नेहा बोलना। नेहा बेटा बोलो। हाँ ठीक है, अब देखो केस थर्ड देखो बेटा जी, अब केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर केस थर्ड में आपने बोला थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये होगा, तभी तो एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इस केस में अगर आपको, चलो, तो कॉस केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये बी और ये ए। ठीक है, और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा दैट इज 90। तो कॉस 90 बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 का 0, 0 इंटू 2ab 0 बन जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट सीधे आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। अरे बेटा कॉस का थीटा का वैल्यू रखने हैं बस, और कुछ नहीं। मैंने ए और बी को फिक्स किया, कॉस थीटा के 3 केसेस में वैल्यूज निकाले, एक तो 1 जब इसका, और -1 और 0, तीनों एक स्पेशल केस करा दिए आपको। पहला केस जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, उस केस में सीधे ऐड हो जाते हैं। ऐड कब हो जाएंगे बेटा वेक्टर, अगर एक वेक्टर और दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, वो सीधे ऐड हो जाते हैं। जैसे अलजेब्रा लीनियर लीनियर जैसे नॉर्मल अलजेब्रा है, वैसे ही डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर ये 3 का है, ये 4 का है, तो आप रिजल्टेंट सीधे लिखोगे 7। मेरी बात क्लियर है। और अगर यही अपोजिट है, मान लो ये 4 है, ये 3 है, इस केस में एंगल 180 होता है, तो आर मिनिमम इस टाइम कितना होगा, इस टाइम होगा 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है बेटा जी, ये ऐसे ही केसेस है इसके जो मैंने आपको करा दी। ठीक, चलो क्वेश्चन में और अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप चिंता ना करो। तो आपने तीनों केसेस देखे, मैक्सिमम, मिनिमम और 90 वाला। अब देखो एक बात, स्केलर के भी लॉज है क्या, किस किस स्केलर के, बेटा हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, स्केलर को क्या करेगा, उसके लॉज नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब एक बात बताओ, अगर आपके पास दो वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है, बात सुनो मेरी, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे दूंगा। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर और है उसका मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है, ठीक है बेटा।
ठीक है, हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब आर मैक्स कितना होगा इसमें, इनमें से आप बताओ बेटा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 + 3 दैट इज 8। फिर यूनिट क्या होगा, है ना, मैंने बस 5 लिया, न्यूटन रखो कुछ भी रखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। हाँ सर ठीक है। और अगर मैं आर मिनिमम की बात करूंगा तो आर मिनिमम कितना आएगा बेटा, 5 - 3 दैट इज 2, दैट इज 2। हाँ सर ठीक है। और बाकी कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है 8 और 2 के बीच में। तो इससे मुझे ये पता चला, इससे मुझे ये पता चला जो बेटा रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट जो होता है इसका वैल्यू a - b से बड़ा होता है और लेस देन होता है बेटा a + b। ये ध्यान में रखना ये बात, इसको ढंग से देखो क्या ये सही है कि नहीं है। बेटा सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होता है? a - b। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होता है? a + b। कौन सा बेटा जी? a + b। सबसे मिनिमम वैल्यू होता है a - b। मॉड क्यों लगा है? क्योंकि आप b - a भी लिख सकते हो। a - b सबसे कम होता है और सबसे मैक्सिमम a + b। और रिजल्टेंट जो हो ये हमेशा बेटा इससे तो बड़ा ही होगा, या तो बराबर भी हो सकता है, क्योंकि बराबर का मतलब ये 2। और सबसे ज्यादा a + b हो सकता है, दैट इज 8। मतलब यहां पे मैंने एग्जाम्पल से समझाया, नीचे मैंने रिजल्ट लिखा है। जो आपका रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, वो हमेशा a + b और a - b के बीच में होगा। a + b भी आ सकता है, a - b भी आ सकता है, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूंगा a और b को आपको जोड़ना है, ये दोनों वेक्टर है, ये मान लो इसका 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन आया, ये 2 न्यूटन आया, ठीक है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर a आपको 5 न्यूटन, b आपका 3 न्यूटन, तो आपने r मैक्सिमम निकाला 8 न्यूटन, r मिनिमम निकाला 2 न्यूटन। तो इसका जो मतलब ये हुआ, जो आपका रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, रिजल्टेंट इन दोनों से, वो तो बेटा 2 न्यूटन से बड़ा या इक्वल आएगा, और लेस और इक्वल टू 8 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सुनो, एक क्वेश्चन करो। ये कोई वेक्टर F1 है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये कोई F2 है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ठीक है, इनके बीच में एंगल 90 है। ये मैंने आपको पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन दिया था। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताना, बताना बेटा, अभी रिजल्टेंट कितना आएगा? a² + b² + 2ab cos 90, वो 0 होता है। 90 पे आपको पता है √a² + b² होता है ना? तो आपने लिखा 10√2, कोई दिक्कत नहीं, इतनी न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इफ थीटा = 0, इसी क्वेश्चन में अब मैंने, अभी तो थीटा 90 था पहले केस में, इफ पहले केस में तो दिया रखा है थीटा = 90, तो आपने रिजल्टेंट निकाला, कितना आया? 10√2 न्यूटन। अब बेटा मैं बोल रहा हूं थीटा 0 है, तो बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, तो रिजल्टेंट आएगा 10 + 10 सीधे, दैट इज 20 न्यूटन। अरे आएगा ना? अब मैं बोल रहा हूं इफ थीटा = 180, जरा बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। क्यों? आर आएगा 10 - 10, दैट इज 0 न्यूटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब कोई भी और एंगल ले लो बेटा, 20 न्यूटन से मैक्सिमम आ ही नहीं सकता, और 0 न्यूटन से मिनिमम आ ही नहीं सकता वैल्यू। कोई भी एंगल ले लो आप, ठीक है मेरी बात? आप कोई भी एंगल उठाओ, 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं आ सकता है और 0 न्यूटन से कम नहीं आ सकता।
मेरी बात क्लियर है बेटा? माइक ऑन हो जाएगी, लास्ट 5 मिनट हम बात करेंगे आपसे, ठीक है? आप चिंता ना करो। पहली बात सुनो, मैंने बोला अगर थीटा 90 है तो tan√2 न्यूटन। मैंने बोला अगर थीटा 0 है, इनके बीच में ही थीटा चेंज करोगे आप तो वैल्यू चेंज होएगा बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो 20 न्यूटन। जिसको समझ नहीं आ रहा है बेटा उसके लिए है ना, जिसको आ गया कोई दिक्कत नहीं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 तो 0 आएगा। अब कोई भी एंगल ले लो, अब कोई बोलेगा सर ले लो 60 डिग्री, ले लो कोई दिक्कत नहीं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं आ सकते, कोई भी एंगल ले लो आप, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। इससे कम ज्यादा आप कर ही नहीं, वो आ ही नहीं सकता। आप करोगे भी वो आएगा ही नहीं। तो आपने थीटा लिया है 60, बेटा 120 कुछ भी ले लो, ठीक है? कोई भी एंगल ले लो। अगर ऐसा होता तो मैं बोल देता इस एंगल पे नहीं आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 लिया आपने, हाँ सर ले लिया। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √a²। फिर आप वो वैसे ही करोगे जैसे आप कर रहे हो, √a² प्लस b²। ए कितना है? 10² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज 10 इंटू 10। cos 60 का वैल्यू कितना बेटा? √3/2। नहीं, cos 60 का 1/2 ही होता है। cos 60 1/2। तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से r आ जाएगा बेटा जी 100 प्लस 100 प्लस 100। तो कितना आया? 300, मतलब tan√3। अब देखो tan√3 20 से ज्यादा है क्या? tan√3 20 से ज्यादा है? कोई भी एंगल उठाओ बेटा, वो हमेशा इन दो वैल्यूज के बीच में ही मिलेंगे आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? अब तो ऐसा मत बोलो सर अभी भी समझ नहीं आया, है ना? यस सर, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा बेटा, कल मैं और भी इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, आप चिंता ना करो। जितना आपको समझ आता है ना ये बहुत है। मेरी बात सुनो, आप खामे का परेशान नहीं होना बेटा। कोई चीज कम भी आएगा, मैं आपको कह रहा हूं, आपको डीपीपीज मिलेंगे, डाउट्स होंगे, फिर डिस्कशन होगा। तो जो भी कुछ रहेगा आप एट द एंड ऑफ यूनिट देखो, फिर आप बोलो सर ये दिक्कत रह गई, ये दिक्कत, कुछ नहीं रहेगा दिक्कत, ठीक है? आ गया समझ, ठीक है बेटा। अब मैंने इतने एग्जाम्पल्स अब कराए तो अब तो आना ही था ना, ठीक है बेटा। अब एक बात सुनो मेरी, मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बेटा बोला था जब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोला था, मैंने बोला था चाहे आप छोटा एंगल ले लो चाहे आप बड़ा एंगल ले लो, दोनों एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, बट बिटवीन टेल और बिटवीन हेड होना चाहिए। ये बात तो थी, याद है थोड़ा बहुत ऐसा? मैंने आपको ऐसा बोला था, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना? ये बोला था ना मैंने, हाँ जी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो लिया छोटा वाला एंगल, मैंने तो उसी टाइम बोला था 95% केसेस में आप क्या लोगे बेटा? छोटा एंगल, मैंने यही बोला था। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी मिलेगा आपको, मैं बता दूंगा बुकलेट जब डिस्कस होगी, ठीक है? कहाँ पे वो आएगा। हाँ, अब अगर कोई बोलेगा सर बड़ा एंगल लेके रिजल्टेंट अलग नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आएगा रिजल्टेंट अलग। इफ वी टेक एंगल, अगर आपको याद होगा जब हमने ये डिराइव किया था तो हमने कौन सा एंगल लिया था, मैं यहाँ पे आपको फिर मैं कर, इफ वी टेक एंगल 360 माइनस थीटा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने ये वाला एंगल लिया दैट इज लार्जर एंगल, ठीक है? चलो अगर मैंने ये एंगल ले लिया तो देखते हैं रिजल्टेंट में क्या फर्क आएगा। r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 360 माइनस थीटा। हमने थीटा लिया था, अब मैंने बड़ा वाला एंगल लिया, ठीक है? चलो तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा जी? √a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा बेटा cos 360 माइनस थीटा कितना होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ लिया, आपने बेसिक मैथ्स में कर लिया ट्रिग्नोमेट्री, कर लिया। ये बात समझ आई बेटा? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये चीज आपने पढ़ लिया वहां पे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्यों होता है, कैसे होता है, ये कर लिया आपने? यस सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बताओ कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है? निशांत ने कर लिया, नमन कर लिया। साइन थीटा आएगा बेटा, साइन कैसे आएगा? साइन कैसे आएगा बेटा?
एक बात बता, cos 360 ये 2 पाई है, तो cos से तो cos ही रहेगा पहली बात तो। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये? 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा आएगा ये। तो रिजल्ट तो सेम ही आ गया, क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी तक ये नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कल तक, है ना? जब आप कर लेना, अभी वही चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है वहां पे। ठीक है बेटा, हो जाएगा। अब बस ये ध्यान देना, आप अब ये ध्यान देना कि कॉस, अभी ये लिखो बस, कॉस 360 माइनस थीटा होता है बेटा जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अभी बस फिर याद रखो, ये आपको इसका लॉजिक समझाया जाएगा आपको, ये कॉस 360 माइनस थीटा क्यों होता है कॉस थीटा, इसका लॉजिक है सारे एंगलों का। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप सीखोगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, अभी बस फिर याद रखो, और देखो रिजल्ट फिर वही आया। तो मतलब आप एंगल छोटा वाला ले लो, बड़ा वाला ले लो, फर्क कोई नहीं है पड़ने वाली। हाँ बेटा, मेडिकल वाले स्टूडेंटों के लिए बेसिक मैथ्स ज्यादा होती है ना, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल वाले स्टूडेंट सबके लिए। अब एक काम करो बेटा जी, आप अपनी माइक ऑन करो और बता दो, ये 5 मिनट अब मैं आपको दे दूंगा, किसको क्या दिक्कत है क्या परेशानी है वो आप मुझे बता सकते हो।